हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी की हिंदी की लेसन नंबर 9 टिकट एल्बम। यहाँ पे बच्चों के एल्बम के बारे में पूरी स्टोरी कही गई है, जहाँ पे दो कैरेक्टर है, राजप्पा और यहाँ पे नागार्जुन। देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या सीन है उनके बीच में ये एल्बम के रिगार्डिंग। हम सबको कुछ ना कुछ शौक होता है बचपन से ही, कुछ एल्बम कलेक्ट करने का। किसी को कॉइन कलेक्ट करने का शौक होता है, तो किसी को टिकट, या फिर किसी को नोटबुक, या फिर पेंसिल, या फिर अलग अलग चीज़ें। डिपेंड्स होता है पर्सन टू पर्सन, लोगों को अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करने का शौक होता है। तो हमारे जो दो कैरेक्टर है यहाँ पे, राजप्पा और नागार्जुन, उनको क्या इंटरेस्ट है, क्या कलेक्ट कर रहे हैं और किस हिसाब से बच्चों में इतना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, वो लेसन में देखेंगे। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता आजकल, सबके सब नागार्जुन को घेरे रहते हैं। राजप्पा का जो एल्बम है पहले बहुत ही मशहूर हुआ करता था, और उसमें अलग अलग तरह की टिकट्स लगाई हुई थी, तो सब उसे घेरे रहते थे पहले। लेकिन अब उसे कोई नहीं देखता है, अब सब नागार्जुन के पीछे लगे हुए हैं। नागार्जुन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, और राजप्पा लोगों को जाके, सारे बच्चों को जाके बोलता रहता है कि नागार्जुन तो बहुत घमंडी है यार। पर लड़के बड़े कहा उसकी बातों पर ध्यान देते, लेकिन बाकी सारे बच्चों के लिए तो नागार्जुन एक स्टार की तरह है, और उसकी बात कोई सुनता भी नहीं था। नागार्जुन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागार्जुन जो है, उनके मामा विदेश में रहते थे, सिंगापुर जैसी जगह पे, और वहाँ से उन्होंने एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागार्जुन को घेर कर एल्बम देखते रहते। स्कूल शुरू होती है, घंटी बजती, उसके तक वो जो टाइमिंग होता है, सारे बच्चे जल्दी आते हैं स्कूल को, और नागार्जुन की जो एल्बम है उसे देखते रहते थे, और सब उसे घेर लेते थे। कुछ इस हिसाब से पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, और सबको उसका एल्बम, सिंगापुर वाला एल्बम बहुत अच्छा लगता था। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का झमघट लगा रहता था। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आते थे। छुट्टी के वक्त भी सब उसे घेर लेते थे वो एल्बम देखने के लिए कि क्या है उसमें। सब इतने इतने आतुर होते थे कि कभी कभी तो उसके घर पे भी जाके आते थे, टोली बना के, ग्रुप बना के। नागार्जुन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। सबको दिखाता जरूर था, लेकिन कोई भी टच करना मांगता है तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। एल्बम को गोद में रख लेता था, ऐसे अपने गोद में रखता था, और सबको एक एक पन्ना ऐसे उल्टाते हुए बस दिखाता रहता था। और लड़के उसे देखकर बहुत खुश हो जाते थे कि क्या एल्बम है, कितना अच्छा एल्बम है। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। लड़कियां भी, जो स्कूल की क्लास की जो लड़कियां थी, उन्हें भी वो एल्बम देखना बहुत अच्छा लगता था। तो इसी हिसाब से नागार्जुन बहुत फेमस था लड़कियों में भी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। जो लड़कियों की जो हेड होती है उसका नाम था पार्वती, और एल्बम मांगने आई। उसने एल्बम मांगा नागार्जुन से। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी, और सबसे फॉरवर्ड, और आगे जो तेज तरार होती है ना, जो कोई भी चीज़ बोल दे, कुछ भी कहे बिना कोई भी एक्शन कर ले, वैसी लड़की मानी जाती थी। नागार्जुन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। कवर चढ़ाया नागार्जुन ने, लड़की ने मांगा इसलिए उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। लड़कियों को उसने एल्बम देख लिया। लड़कियों ने शाम तक वो एल्बम को देखा, एंड फिर उसे जाके वापस करके आई नागार्जुन को। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। राजप्पा की वैल्यू ही कम हो गई थी, इसलिए कोई एल्बम उसे पूछता ही नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। पहले जब राजप्पा का एल्बम बहुत अच्छा था, क्योंकि नागार्जुन के पास पहले एल्बम नहीं था, तो राजप्पा का एल्बम बहुत ही, क्योंकि उसने खुद बनाया था, और नागार्जुन का जो एल्बम था वो सिंगापुर से आया था। राजप्पा ने खुद क्रिएट किया था अपना एल्बम, लेकिन सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे स्टार्टिंग में। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसके अंदर उसने टिकट चिपकाए थे अलग अलग जगह के खुद। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी, सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। और वो, उसकी मेहनत भी थी यहाँ पे राजप्पा के एल्बम में, लेकिन नागार्जुन के एल्बम में कोई मेहनत नहीं लगी थी। वो एक एक टिकट जो होती है उसके अंदर जो लगाता था, वो उसको कलेक्ट करने के लिए घर से सुबह 8 बजे ही निकल जाता था, और हर जगह जाके वो कलेक्ट करता था। 2 ऑस्ट्रेलियन के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, और कभी कभी बाकी सारे लड़कों के पास चला जाता, और फिर ऐसे सौदेबाजी करता कि मेरे को 2 ऑस्ट्रेलियन टिकट चाहिए, मेरे पास एक फिनलैंड का टिकट है। तो वो एक फिनलैंड का टिकट देकर 2 ऑस्ट्रेलियन टिकट खरीद लेता था। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का, और 2 पाकिस्तान के टिकट लेने के बदले में वो एक रूस का दे देता। इस हिसाब से वो बाकी बच्चों के साथ टिकट एक्सचेंज करता था। बस शाम जैसे ही घर लौटा, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर
निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। फिर क्या करता, बस ये टिकट कलेक्ट हो जाती है तो फिर उसको तो कुछ होश ही नहीं होता। शाम को जैसे ही घर पहुंचता, बस अपना जो बैग होता है वो घर के किसी कोने में डाल देता, मम्मी के पास कुछ थोड़ा सा नाश्ता मांग लेता और जेब में भर देता और फिर वो खाते खाते ऐसे कॉफ़ी पीकर निकल जाता था। ठीक है, 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। जस्ट बिकॉज ऑफ एक बारी की बात है, उसको कनाडा का टिकट चाहिए था, कनाडा का टिकट चाहिए था, तो वो 4 मील चलते 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 उसने इतना मेहनत किया था वो टिकट को कलेक्ट करने के लिए। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था और जब नागार्जुन का एल्बम नहीं था तब तक राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा माना जाता था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा। जो सरपंच थे गाँव के, उनके लड़के को बहुत अच्छा लगा तो उसने बोला कि मैं तुझे 25 रुपये देता हूँ, मुझे ये एल्बम मुझे दे दे। पर राजप्पा नहीं माना। राजप्पा ने मना बोल दिया। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था और उसने बोला घमंडी कहीं का, वो लड़के को ऐसा बोल दिया। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के थाका मार के हंस पड़े थे और उसने फिर ऐसे तीखा जवाब देते हुए बोला कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो किसी और को 30 रुपये में। छोटी बच्ची को बेचने की बात कही क्योंकि उसे बहुत खराब लगा था कि किसी ने एल्बम मांगा, तो उसने तीखा जवाब देते हुए वो जो बच्चा था सरपंच का, उसे गिराते हुए ऐसे बोला कि तुम्हारे घर पे जो छोटी बेटी है ना, उसको बेच दो, इससे बेटर 30 रुपये में। मैं क्यों बेचूं, क्योंकि मेरे लिए तो ये मेरा बच्चे की समान है। पर अब कोई उसके एल्बम की तरफ देखता भी नहीं था, बात तक नहीं करता था। लेकिन अब उसके एल्बम की वैल्यू नागार्जुन के एल्बम के आने की वजह से बहुत ही नीचे हो गई थी। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागार्जुन के एल्बम से करने लगते थे और सब कहीं ना कहीं उसके जो एल्बम थे उसकी तुलना करते थे कि देखो नागार्जुन का एल्बम तो ऐसा है और राजप्पा का एल्बम ऐसा है। सब कहते थे कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी मतलब नकली है, झूठा है, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। और वैसे करके राजप्पा के एल्बम की फिसड्डी बता देते थे, खराब खराब चीज़ें बोलते थे। पर राजप्पा ने नागार्जुन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। राजप्पा को कभी नहीं हुआ कि मैं नागार्जुन के एल्बम को देखूं, उसे उसके लिए तो अपना ही एल्बम सबसे बेस्ट था। लेकिन जब दूसरे उसे देख रहे होते हैं तब वह नीची आंखों से देखता रहता था। सचमुच नागार्जुन का एल्बम बेहद प्यारा था और वैसे करके वो ऐसे चोरी चोरी छुपे देखता रहता था एल्बम की। सब उसकी तारीफ करे तो लाओ मैं भी देखूं थोड़ा। सो दूर से नीचे आंख करके वो देखता रहता था और उसको लगता था कि कितना अच्छा एल्बम है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागार्जुन के एल्बम में नहीं थे। जितने राजप्पा के पास टिकट थे उतने नागार्जुन के एल्बम में एक्चुअली थे ही नहीं टिकट। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, लेकिन उसका जो एल्बम था वो इतना खूबसूरत था कि एल्बम देखते ही बात बन रही थी। तो कोई टिकट को तो मुआवजा कर ही नहीं रहा था, सबको एल्बम ही बहुत अच्छी लग रही थी। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। एल्बम इतना खूबसूरत था कि आपको ऐसा लगे कि आप उसको टच भी कर रहे हो ना तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। और सिंगापुर से आया था वो एल्बम, तो इंडिया में तो नहीं मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था AM नागार्जुन। उसका नाम भी इतना खूबसूरत तरीके से उसके मामा ने लिखवाया था, वो भी मोटियों से AM नागार्जुन लड़के का नाम लिखवाया था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक ये एल्बम मेरा रहेगा। और उसके नीचे लाइन भी बहुत खूबसूरत लिखी थी। ये लिखा था कि एल्बम चुराने वाला होगा ना वो बेशरम होगा। जो ऊपर नाम लिखा है वो कभी देखा है? वो मेरा है और ये एल्बम भी मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल खिलेगा, सूरज जब तक पूर्व से उगेगा और पश्चिम में जाएगा, तब तक ये एल्बम सिर्फ और सिर्फ नागार्जुन का रहेगा, ऐसा नीचे लिखा हुआ था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और इतनी खूबसूरत लाइन थी कि सब लोगों ने उसको कॉपी करके अपने एल्बम के नीचे लिख दी। लड़कियों ने झट कापिया और किताबों में टिप लिया और फटाफट जिसके पास एल्बम नहीं था उन्होंने ये लाइन को अपनी बुक में या फिर किताबों के अंदर या नोटबुक के अंदर लिख दिया। तुम लोग यहाँ नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णा से नहीं रहा गया। राजप्पा ने जब देखा कि सब ऐसे कॉपी कर रहे तो उसे नहीं रहा गया। सब लोगों की मजाक उड़ाते हुए बोल दिया कि यार तुम लोग नकल क्यों कर रहे हो, नकलची कहीं के। लेकिन जो उसमें से एक लड़का था कृष्णा, उससे नहीं रहा गया। उसने बोल ही दिया, जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। इतना क्या जलता है, मतलब उसने ऐसा बोल दिया। जा बहुत ही तेरे को ना ऐसे बहुत ही एनवी फील कर रहा है ना, तो तेरे को बहुत ही ईर्ष्या हो रही है ना, तो तू जा इधर से। मैं काहे का जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बढ़ाई। राजप्पा अपने एल्बम की तारीफ करते हुए कृष्णन को जवाब दिया कि यार इसमें क्या है यार, मैं काहे का जलूं।
और जले तेरा परिवार मैं क्यों जलूं, मेरा एल्बम उससे ज़्यादा अच्छा है। अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे हाँ, कृष्ण ने चिढ़ा। कृष्ण ने उसकी मजाक उड़ाते हुए बोला कि चल चल ठीक है, टिकट के बारे में बात करते हैं। तेरे पास इंडोनेशिया का टिकट है? ला है तो दिखा। अभी पानी भरने लगेगा, मतलब अभी तेरे को शर्म हो जाएगी। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने से लटकाते हुए कहा। ठीक है, उसके पास इंडोनेशिया का टिकट है, लेकिन जो मेरे पास है क्या है उसके पास? उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कभी कम नहीं था। कृष्ण ने वापस से जवाब देते हुए बोला कि यार ठीक है ना, तो तू उसके पास जो टिकट है वो दिखा दे। तेरे पास जो टिकट है वो उसके पास नहीं है, तो उसके पास जो टिकट है नागार्जुन के पास वो तू दिखा दे। बहुत ज़्यादा होशियारी मार रहा है तो। ठीक है, 10 रुपए की शर्ट, मेरे वाले टिकट दिखा दो। उसने बोला ठीक है, 10 रुपए की शर्ट लेता हूँ, अगर मेरे वाले टिकट उसमें मिले तो मैं 10 रुपए तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। कृष्णन ने बहुत ही गुस्सा हो गया, तो कृष्ण ने बोला तुम्हारा तो कचरे जैसा है यार एल्बम। लड़के जैसे कोरस गाने लगे और सबके सब उसके पीछे वही सेम आलापने लगे कि हाँ हाँ तुम्हारा जो एल्बम है वो तो कूड़ा है, कूड़ा है, कूड़ा है। और उसको बहुत ही जलन हो रही थी राजप्पा को। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरी है। राजप्पा मन में सोचने लगा कि इसका एल्बम नागार्जुन का इतना कोई खास नहीं है, लेकिन मेरा एल्बम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की हुई है टिकट कलेक्ट करने के लिए। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागार्जुन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया था, पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। और राजप्पा मन में सोचते सोचते वैसे बोलता है अपने आप से बात करते हुए कि ये तो सिर्फ सिंगापुर से आया हुआ एक तोहफा है, लेकिन मेरी मेहनत ज़्यादा है। दोनों के बीच में क्या फ़र्क है वो ये बच्चे कहाँ समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। राजप्पा को जलन सी हो रही थी अंदर, क्योंकि रातों रात जो नागार्जुन था वो मशहूर हो गया था, लड़कों के अंदर फेमस हो गया था। क्योंकि आज तक वो फेमस था, तो उससे वो नागार्जुन की जो फेमस थिंग थी वो सही नहीं जा रही थी। स्कूल जाना अब खलने लगा था, उसको स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, और लड़कों के सामने जाने में भी शर्म आने लगी। सब लोगों के सामने आंखें झुकाकर, आंखें उठाकर उसे देखने में भी अब तो शर्म आ रही थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया। और सैटरडे संडे जब आता तो वो टिकट ढूंढने के लिए निकल पड़ता था, लेकिन अब तो सब क्या एक्साइटमेंट रह गया है। और वैसे करके वो सिर्फ घर में बैठता था अब तो सैटरडे संडे। दिन में कई बार एल्बम को पटकता रहता और नीचे फेंकता रहता अपना एल्बम की, यार अच्छा। रात को लेट जाता और फिर रात को जल्दी सो जाता। सहसा जाने क्या सोच कर उठता, ट्रक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चीड़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। वो वापस से अपना एल्बम सुबह जल्दी उठ जाता, फिर देखता और वापस से ऑब्जर्व करके बोलता कि सही में मेरा एल्बम तो अब कचरा जैसा लग रहा है। उस दिन शाम उसने तय कर दिया कि वह नागार्जुन के घर जाएगा। एक शाम थी, उसने तय किया कि अभी तो आज वो नागार्जुन के घर जाकर ही रहेगा। अब कोई कितना अपमान सहे, नागार्जुन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। उसे नहीं सहा गया ये अपमान जो उसके दोस्त कर रहे थे, उसके क्लास वाले कर रहे थे, आज तक जो उसे वाहवाही कर रहे थे, आज उसे इंसल्ट कर रहे हैं, तो उसे नहीं सहा गया। वो नागार्जुन के घर गया वो एल्बम देखने के लिए, और वो अपमान सहता भी कितना, अभी छोटा बच्चा था। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, और सोचने लगा अपने अंदर कि टिकट कलेक्ट करना है, क्या होता है वो उसे क्या पता। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वह भला क्या सोच समझेगा कि एक एक टिकट जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो कैसे कलेक्ट की जाती है, समय लगता है उसके लिए, वो नहीं समझेगा नागार्जुन। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा। उसको लगता है टिकट जितना बड़ा होगा साइज में उतना कीमती होगा। या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, या फिर ऐसा सोचता होगा नागार्जुन कि देश बड़ा है तो उसका टिकट भी बड़ा होगा। वो क्या समझेगा भला इसे। और वो सोचने लगा कि वो क्या समझेगा इन सब चीज़ों की वैल्यू, जो मेहनत लगती है एल्बम बनाने में। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें तरका कर उससे अच्छा टिकट झाड़ लेगा। वो बोल रहे कि मैं अपनी टिकट लेके जाऊंगा और उसके पास जो अच्छा अच्छा टिकट है मैं उसके पास ले लूँगा। कितनों को तो उसे यूं ही उल्लू बनाया था, और वैसे सोचता है वैसे करके मैंने दूसरों को उल्लू तो बनाया ही है, वैसे करके नागार्जुन को भी पटा लूँगा। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागार्जुन भला किस खेत की मूली है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी होशियारी यूज़ करनी पड़ती है, कितना बेवकूफ़ बनाना पड़ता है लोगों को। हाँ, नागार्जुन को भी मैं संभाल ही लूँगा। वो किस खेत की मूली है, मतलब वो कौन से अलग फसल से बना हुआ है। राजप्पा नागार्जुन के घर पहुंचकर ऊपर गया। राजप्पा नागार्जुन के घर पे जाता है और उसकी मम्मी बोलती है कि वो ऊपर है, तो वो ऊपर चला जाता है। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। उसके घर वालों ने कभी उसे टोका भी नहीं, क्योंकि वो बहुत बारी नागार्जुन के घर पे आ चुका था पहले भी। ऊपर पहुंचकर
वह नागार्जुन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। नागार्जुन था नहीं तो वो उसके रूम में जो कुर्सी पड़ी थी वहां पे जाके बैठ गया। कुछ देर बाद नागार्जुन की बहन कामाक्षी ऊपर आती है। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। उसकी बहन आई और उसने पूछा कि तुमने भैया का एल्बम देखा, और वैसे करके बोला कि जो भैया है वो शहर गया है। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी तो उसने बोला ऐसे मतलब सुना नहीं, वैसे करके उसने जवाब दिया उसकी बहन को। तो उसकी बहन ने बोला बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। उसकी बहन ने ऐसा बोला कि हाँ बहुत सुंदर एल्बम है ना, तुमने देखा ही होगा। राजप्पा ने तो आंसर ही नहीं दिया क्योंकि उसे तो अच्छा ही नहीं लग रहा था कि कोई किसी और के एल्बम की तारीफ हो। तो उसने बोला कि स्कूल भर में मैंने सुना है, कामाक्षी ऐसे बोली थी कि मैंने सुना है कि स्कूल भर में उसके जो एल्बम है वो बहुत ही मशहूर है और सबके किसी के पास इतना बड़ा एल्बम है ही नहीं। तो राजप्पा ने कहा तुमने किससे कहा, तुमसे ऐसा किसने कह दिया? तो उसने बोला भैया ने। यहाँ पे जो राजप्पा होता है वो उसको क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुमने किससे सुन लिया कि यार उसका एल्बम जो है वो बड़ा है? तो उसने बोला भैया ने मुझे बोला। वह कूद गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। यहाँ पे राजप्पा जवाब देता हुआ बोलता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आकार में बड़ा है तो बड़ा थोड़ी ना हो गया। और उसकी चिड़चिड़ाहट उसकी बातों में साफ दिख रही थी कि वो चिढ़ रहा है। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। थोड़ी देर तक ऊपर टाइम पास किया कामाक्षी ने, फिर वो नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर पड़ी किताबों को ऐसे टटोलने लगा, बुक्स को देखने लगा जो टेबल्स के ऊपर पड़ी थी। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। एक ताला लगाया हुआ था एक डब्बे के ऊपर, सो वहां पे जाके उसका हाथ टकराया। उसने ताले को ऐसे खींचकर देखा तो बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। उसने बोला कि चलो ठीक है, इसको खोल के देखता हूँ क्या है उसके अंदर। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली और टेबल के अंदर जो उसके अंदर जो खाना था उसके अंदर से उसने कैसे भी करके चाबी ढूंढी। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँका कि कोई आ तो नहीं रहा है। फिर जल्दी से वो दराज मतलब वो जो डब्बा था वो खोला। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था और ऊपर ही एल्बम था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्य को उसने दोहराया, दूसरी बारी दोहराया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। फटाफट से वो एल्बम लिया, चोरी कर लिया। इन शॉर्ट उसने अपने कमीज के नीचे शर्ट के नीचे छुपा दिया और फटाफट घर की तरफ भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छुपा दिया और अपने कमरे में कबर्ड था उसके पीछे जाके वो एल्बम उसने छुपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था क्योंकि चोरी करी हुई थी तो उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। और उसने बाहर झाँका कि किसी ने देखा तो नहीं मुझे आके। उसका जो पूरा शरीर था वो गर्म हो रहा था और चेहरा ऐसे ऐसे पीला पड़ गया था, तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कही। अपू उसका एक फ्रेंड का नाम है राजप्पा का। वो आया और इसने ये पूरी बात सुनाई जो राजप्पा को तो पता ही थी। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। उसने राजप्पा के पास आके बोला कि तुम्हें सुना है क्या, नागराजन का जो एल्बम है वो अभी दिख नहीं रहा है। हम लोग तो शहर गए थे, शहर से आए तो मिल ही नहीं रहा है एल्बम। राजप्पा था वो तो चुप रह गया कि उसको पता था पूरा मैटर। उसने अपू को किसी तरह टाला, मतलब ऐसा एक्ट किया कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भेद लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। उसने एक बारी वापस से कंफर्म करने के लिए कबाड़ खोला, उसके पीछे जो एल्बम रखा था वो देखा और वापस से उसे छुपा दिया ताकि कोई उसे देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, उसे भूख ही नहीं लगी क्योंकि उसने चोरी की थी। पेट जैसे उसको भरा भरा सा लग रहा था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। उसे देखकर बाकी सब भी बहुत चिंतित थे। रात उसने सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। चोरी करने की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। वो एल्बम को उसे तकिए के नीचे रखा और बस सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। अपू सुबह आया और तब भी राजप्पा अभी भी वही था क्योंकि वो जो एल्बम था उसकी रखवाली कर रहा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे ना, अपू ने पूछा। अपू ने राजप्पा से पूछा कि तुम उसके घर गए थे ना, क्यों गए थे? इंक्वायरी करने के लिए। यहाँ पे पूछ रहा है उसको क्वेश्चन। राजप्पा की सास मतलब है ना ऐसे रुक सी गई कि बाप रे मैं तो पकड़ा जाऊंगा वैसा सास के साथ। राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे ही नीचे रह गई। ऐसे ना सांसें उधर ही रह गई कि यार अभी क्या होगा। फिर सिर हिला दिया।
वह जिस तरह चाहे सोच ले। उसने ऐसा बोला कि नहीं मुझे नहीं पता, कि उसने बोला ठीक है तेरे को जो सोचना है वो सोच। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे। उसने बोला, अप्पू ने बोल के कि जब हम लोग शहर गए थे तो कामाक्षी ने हम लोग को बताया कि सिर्फ तुम आए थे। यहाँ पे राजप्पा को बहुत क्लियर हो गया था कि अब सब उसके ऊपर शक कर रहे थे। कल रात से नागार्जुन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने एक लाइन एड ऑन कर दी कि वो बहुत ही रो रहा है कल रात से नागराजन, तो फिर इसीलिए उसके पापा जो है वो कंप्लेन करने वाला है। राजप्पा फिर भी चुप रहा। राजप्पा एकदम अपने आप पे कंट्रोल करते हुए कि कुछ बोल नहीं दे, मैं कोई रिएक्शन ना दे दूँ, वैसे करके वो चुप रहता है। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। वो उसने ये भी बताया कि उसके जो पापा है वो डीएसपी के ऑफिस में काम करते हैं। बस पलक झपकते पुलिस की फौज उसे ढूंढने में लग जाएगी। अप्पू जैसे ही आग में ऐसे घी डाल रहा था कि मतलब शायद घबरा जाए राजप्पा और कुछ बोल दे। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। अप्पू का भाई उसे ढूंढ रहा था तो अप्पू का भाई आ गया। उसे ढूंढते ढूंढते फिर जाके अप्पू वहां से जाता है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे और राजप्पा के पापा जो थे उस टाइम पर ऑफिस चले गए थे। बाहर का जो दरवाजा था वो बंद था। राजप्पा अभी भी बेड के ऊपर पड़ा हुआ था और आधा घंटा खत्म हो गया था और उस तरह बैठा हुआ था, मतलब उसका ना मन नहीं मान रहा था वैसे करके। तभी बाहर से साकल खटखटी, पीछे से ऐसा आवाज आई खटखट। तो राजप्पा बुदबुदाया, पुलिस। उसको लगा कि शायद पुलिस आ गई है। भीतर साकल लगी हुई थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ तेज हुई और ज़्यादा तेज होने लगी कि कोई बाहर से और ज़्यादा खटखटा रहा हो। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। फटाफट जो तकिए के नीचे एल्बम लगाया हुआ था, रखा हुआ था, वो लेकर वो ऊपर की डायरेक्शन में भाग गया। अलमारी के पीछे जाकर उसने छुपा दिया। नहीं, पुलिस की अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। उसने सोचा कि अगर पुलिस आई होगी तो पुलिस ने तलाशी ली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सो इसने एल्बम को अपने शर्ट के नीचे छिपाकर वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था और कोई बाहर अभी भी ऐसे खटखट खटखट कर रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलते? अम्मा भीतर से चिल्लाई। बाहर से मम्मी चिल्लाई कि यार दरवाजा खोलो। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उछल कर चली आएगी। उसने सोचा कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो अम्मा खुद ही अंदर आ जाएगी उछल कर। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जो राजप्पा है वो पीछे की तरफ से भाग लिया। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया और उसने बाथरूम गया और दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी पर जो गर्म पानी की डेगरी चढ़ा रखी थी उसमें एल्बम को अंगीठी में डाल दिया और ये पूरे एल्बम को जला दिया। पानी गर्म करने के लिए जहाँ पे लगाया हुआ था वहाँ पे, और एल्बम पूरा जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंख आंसुओं से भर गई कि उसको रोना आया अपने ही काम पे। तभी अम्मा का भी आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। अम्मा चिल्लाकर बोलती है कि इधर आ नागर, फटाफट, जो नागराजन है वो आया हुआ है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। अपनी जो निकर थी वो निकाल दी और ऐसे नहाने की एक्टिंग करते हुए तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागार्जुन कुर्सी पर बैठा हुआ था और उस टाइम पर नागार्जुन वही उसकी कुर्सी पर राह देख रहा था। उसे देखकर ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार, कि मेरा जो एल्बम है वो खो गया है। और उसका चेहरा हुआ नागार्जुन का पूरा उतरा हुआ था और काफ़ी रो रो कर शायद उसका चेहरा एकदम उतर गया हो, उसको ऐसा लगा। राजप्पा ने पूछा, कहाँ रखा था तुमने? तो नागराजन ने जवाब दिया कि शायद मैंने दराज में रखा था, शहर से लौटा तो गायब। उसने बोला, मैंने कबर्ड में रखा हुआ था, एकदम जो डब्बे में मैंने रखा हुआ था, पता नहीं मैं आया तो गायब हो गया था। नागार्जुन की आंखों में वापस से आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली और राजप्पा ने ऐसे उसकी आंखें पोंछी। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा और वह फकर फकर करके रो रहा था। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागार्जुन के सामने था। उसने हाथ में अब उसका अपना एल्बम था। राजप्पा नीचे उतरा और अपनी एल्बम लेके आया और उसके हाथ में थमा दी। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। उसको दया आ जाती है, उसको कहीं ना कहीं पछतावा भी है अपने काम पर। सो वो क्या करता है, अपनी एल्बम उसे रख देता है। दिल पे पत्थर रखे क्योंकि उसकी एल्बम अभी भी उसकी फेवरेट थी। बहला रहे हो यार। नागार्जुन को जैसे यकीन नहीं था, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि राजप्पा उसकी एल्बम मुझे दे रहा है और वैसे कर रहा था। बहला रहे हो क्या? मुझे उल्लू बना रहे हो क्या? मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? नागार्जुन ने उससे पूछा।
नहीं यार सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। उसने बोला ये लो तुम रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। ऐसा चमत्कार नागार्जुन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और उसका गला भर रहा था। राजप्पा एकदम गला भर रहा था, मतलब रोने रोने जैसा हो गया था, और उसने एल्बम दे ही दी उसको, और वो बारी बारी कह रहा था कि तुम रख लो तुम रख लो। नागार्जुन को शौक भी लगा कि ये कैसे चमत्कार कैसे हो गया। ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नागराजन पूछता है। नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। नागराजन उसे बोलता है कि मैं नहीं लूँगा, तुम टिकट के बिना, टिकट तो तुम्हारी जान है, मैं नहीं ले सकता। और राजप्पा है उसे दे देता है, उसे बोलता है मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं टिकट बगैर रह लूँगा। और वैसे करके उसे इस हिसाब से दे देता है। रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नागार्जुन बोला कि यार तू अब क्यों ये एल्बम तू ही रख ले। एक्चुअली यहाँ पे राजप्पा उसके रोने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको पता है कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है उसके रोने के पीछे, क्योंकि वो एल्बम उसी ने चुराई है और नागराजन की जो एल्बम थी उसी ने जला दी है। तो वैसे करके नागराजन को टटोलते हुए बोल रहा है कि वो तू रो मत, तू मेरी एल्बम ले जा। नागराजन उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ये तेरी एल्बम है, तूने इतनी मेहनत की है तो तू ही रख ले। तो वापस से राजप्पा बोलता है उसको नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रोने लगा और मानो दिल पर पत्थर रखकर उसको दे रहा, और वैसे करके बोले तुम यहीं से पहले खड़े होकर चले जाओ, और वैसे करके वो जोर जोर से रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। नागराजन को समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बस वो एल्बम लेकर नीचे चला गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए, और वैसे जैसे तैसे करके राजप्पा ने अपने आप के आंसू खुद ही पहुँच ली और फिर दरवाजे तक उसको छोड़ने आया। नागराजन सीढ़ी से उतरने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ? और ऐसे कहा थैंक यू सो मच, तूने मुझे एल्बम दिया, अब मैं चलता हूँ। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। राजप्पा ने बोला सुनो राजू। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर उसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह दे जाऊँगा। और वैसे करके वो नागराजन से एक रात के लिए खुद का ही एल्बम मांगता है। बोलता है कि आज रात में उसके साथ देख लेना चाहता हूँ, मन भर के सो लेना चाहता हूँ, और फिर मैं तुम्हें दूसरे दिन दे आऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया, और उस हिसाब से नागराजन उसे एल्बम दे देता है और फिर चला जाता है। राजप्पा ऊपर गया, दरवाज़ा बंद कर लेता है। जो एल्बम होती है उसे छाती से लगाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और दूसरे दिन जाकर उसको दे देता है। लिखी है सुंदरा रामस्वामी ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।